क्लास 11th बेटा हमने फ्रिक्शन के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। फ्रिक्शन की टाइप्स काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और एक थर्ड टाइप और पढ़ी थी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस ग्राफ को देखो, हमने जो लास्ट टाइम किया था, द पीक जो ए के ऊपर बन रही है, दिस वैल्यू, दिस हाइट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे पहले ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इससे कम होकर फ्रिक्शन की वैल्यू मूव करना शुरू कर देता है। तो लॉज होते हैं कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन के, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ लॉज होते हैं। उन लॉज को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लॉज यहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट के जो सर्फेसेस हैं उनकी जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रफनेस के ऊपर तो डिपेंड करेगा, रफनेस का मतलब क्या हो गया कि वो कितना खुरदरा है या कितना मुलायम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस इसके अलावा वो मटेरियल किस चीज़ का, नेचर का मतलब उसका मटेरियल क्या है। मटेरियल में भी कि वो रबड़ है, लकड़ी है, आयरन है, क्या मटेरियल है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा टायर जो है जनरली रबड़ के ही बनाए जाते हैं। तो रबड़ क्यों ऐसा यूज़ किया जाता है? आयरन के रिम को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज रोड और आयरन का जो कम्बिनेशन है उसके ऊपर फ्रिक्शन कम होता है, जबकि रबड़ और जो रोड का सरफेस है उनके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो जो है स्लिप करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर, जैसे लकड़ी और लोहे का कम्बिनेशन ले लो, उसके ऊपर वैल्यू डिफरेंट होगी। लकड़ी का लकड़ी के ऊपर ले लो, वैल्यू डिफरेंट होगी। लोहे की लोहे के ऊपर वैल्यू डिफरेंट। कांच के ऊपर कांच की वैल्यू होती है, कांच के ऊपर लकड़ी की अलग होगी। तो हर एक मटेरियल जो सेट बना सकते हो कि दो मटेरियल्स का सेट है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उनके अलग अलग सेट के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल टू द टू सर्फेसेज। जो सरफेस होता है उसके हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है। अगर इस डायग्राम को ऊपर आप देखो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये जो सरफेस है इसके टेंजेंट के अलोंग है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो इसके परपेंडिकुलर या किसी और एंगल के ऊपर नहीं होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज ऑन द टेंजेंट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द नेचर ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा एप्लीकेशन है जो हम आगे भी फर्दर यूज़ करने वाले हैं। डैट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, या उसका जो नीचे वाला सरफेस है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, या उसका रिएक्शन कितना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये वैल्यू उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो R क्या चीज़ है? अगर इस डायग्राम को अगर आप नोट करोगे तो ये नीचे एक बोर्ड कह सकते हो या सरफेस है जिसके ऊपर ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगी, वो इस तरफ होगी। अब ये F की वैल्यू है, ये कितनी होगी? डैट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना किसके बराबर होता है? जितना ये ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक्शन लगाएगा, जितनी फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितना ब्लॉक एक्शन करेगा उतना ही ये नीचे वाला जो सरफेस है ऊपर की तरफ रिएक्शन करेगा, और इसी रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, एक्शन जो है उसका वेट के बराबर होगा, और वेट उसके mg के बराबर होता है। बट अगर कंडीशंस डिफरेंट होती है, कोई एंगल के ऊपर इंक्लाइंड सरफेस है, तो वहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आएगी, वो हम आगे पढ़ लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन इस हॉरिजॉन्टल के केस में आपके पास mg या वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक जो इसके ऊपर पड़ा है उसके बराबर होगा।
तो वापस आते हैं हम यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटा देते हैं तो दिस इज़ नाउन एज म्यू। तो म्यू इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज़ अ कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग सर्फेसिस के सेट के लिए, मैंने पहले भी बोला कि अलग अलग सर्फेसिस का जो सेट होगा, दो सर्फेसिस का सेट, उनके लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये अलग अलग सर्फेसिस के सेट के लिए ये म्यू की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट वो सर्फेसिस का अगर कम्बिनेशन इन फर्दर भी यूज़ करते हो, कहीं भी यूज़ करते हो, तो उसके लिए म्यू की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। सो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। एफ इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अब फोर्थ जो लॉ है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर एनी टू सर्फेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है लॉ है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सरफेस के एरिया या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इन लॉज की जो वेरिफिकेशन हम नीचे करने लगे हैं, वहाँ से आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वेरीफाई द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो पहला यहाँ पर है, टू वेरीफाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो उसको किस तरह से वेरीफाई किया हुआ? एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड ले लिया, बोर्ड के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ से एक पुली लगा के इसको वेट नीचे लटका दिया। अब वेट हम बढ़ाते जाएंगे तो एक वेट जो वैल्यू ऑफ वेट के ऊपर जो है ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। जिस जगह के ऊपर ये जस्ट स्लाइड करना शुरू होता है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि यह वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर आप इस वुडन ब्लॉक का वेट बढ़ा देते हो, वेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक तो ब्लॉक है ही है, ऑलरेडी है, अगर इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वेट ऊपर रख देते हो तो इसका वेट बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा उसी तरह से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जाएगी। हमें यहाँ पर ज़्यादा वेट ऐड करना पड़ेगा इसको स्लाइड करवाने के लिए। तो इस तरह से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ये उसी चीज़ को लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले एक ब्लॉक था तो उसका वेट W था, जब 2 ब्लॉक कर दिए तो उसका वेट 2W हो गया। तो जितना वेट यहाँ पर लगा था पहले इसको स्लाइड करवाने के लिए, अब उससे डबल वेट चाहिए इसको स्लाइड करवाने के लिए। अब सेकंड यहाँ पर है, टू वेरीफाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्फेसिस। अब एरिया को ये आपका वही फोर्थ वाला लॉ को ही वेरीफाई कर रहे हैं। तो जितना वेट आपका यहाँ पर है उतना ही वेट आपका यहाँ पर है। तो वेट, बट यहाँ पर क्या है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है इसलिए एरिया कम रहेगा, बट यहाँ पर अलग अलग रखा हुआ है, बीच में बांध के रखा हुआ है, तो एरिया इसका जो है वो बढ़ गया, एरिया डबल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी फ्रिक्शन इस जगह पर होगी उतनी ही फ्रिक्शन इस जगह पर होगी, क्योंकि दोनों का नॉर्मल रिएक्शन 2W ही है। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कांटेक्ट का जो एरिया वो कम है, इस केस में कम है, इस केस में ज़्यादा है, तो कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके अगर इस ब्लॉक को दूसरी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर ये बड़ा वाला सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर रखने के बजाय दूसरे सरफेस के ऊपर या एज के ऊपर रख देते हैं जहाँ पर इसका सरफेस कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। थर्ड है, टू वेरीफाई द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो हमने पहले ही आपको बताया कि अगर आपके पास 2 ब्लॉक हैं, दोनों ही वुडन के हैं, तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर आपके पास ब्लॉक चेंज कर देते हो, वेट चाहे सेम रखो, बट वुडन की जगह, जैसे ये ब्लॉक सपोज कि ये वुडन का ब्लॉक है, उसके बाद ये ग्लास का ब्लॉक ले आते हो आप, बट वेट दोनों का ही सेम रहेगा, तो उस केस में यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी अलग अलग मटेरियल के लिए। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो बेटा ये वाले दोनों जो
लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही हैं, क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, ये लॉ आपका न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है, सो इसको अच्छी तरह से करना है। वेरिफिकेशन को भी आपने पढ़ लेना है। तो इसके साथ आपने जो क्या कहते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स आपको मैं कुछ भेजूँगा और अलग से, या नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो उसको आपने करना है इसके साथ।